स्वस्थ तन और स्वस्थ मन हर किसी का होना जरूरी होता है, लेकिन जब बात हमारी गर्भवती बहनों की आती है तो फिर उनके स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखना चाहिए, क्योंकि उनके गर्भ में पल रहा शिशु का आहार माँ के द्वारा लिए गए आहार से जुड़ा होता है। तो ऐसे में प्रश्न यही उठता है कि गर्भवती बहनों का आहार कैसा होना चाहिए, उनका वजन, उनकी देखभाल किस तरीके से होनी चाहिए कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। तो आज इन्हीं ढेर सारे प्रश्नों का जवाब पाने के लिए, जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अदितिका अग्रवाल को, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर आहार पोषण विशेषज्ञ के तौर पे कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न तो बहुत से आते हैं गर्भवती बहनों को लेकर के, लेकिन सबसे पहला प्रश्न हमारा यही है कि गर्भ धारण करने का सही समय कब से कब तक का है? जैसे बात करते हैं गर्भ धारण की, तो ये बहुत ध्यान रखना है कि उम्र हमारी जो है एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है इस चीज में। और उम्र अगर आदर्श जैसे आइडियल एज बोली जाए तो 25 से करीबन 30 के करीब या ज्यादा से ज्यादा 35 में हमें देखना चाहिए। अगर ये जैसे होता है ना कि करियर की तलाश में हमारी बहनें जो है आगे बढ़ती हैं, शहर में जो देखने को मिलता है तो वहाँ पे थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन गाँव में भी होता है ना, एक चीज देखने को मिलता है कि बहनें 50 साल की हो गई, 40 साल की हो गई, उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो रही है। वजह क्या है कि बेटी बेटी हो रही है, तो बेटे की चाहत में 7 बेटी के बाद 8 बेटी के बाद ऐसे में खतरा नहीं है उनके स्वास्थ्य? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बहुत ही गलत है। बढ़ती हुई उम्र में भी प्रेगनेंसी को नहीं देखना है। प्रेगनेंसी अर्ली हो, पहले हो, जैसे सही उम्र में हो, तो वो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही सुरक्षित होती है। आपने जैसे कैरियर की बात की, वो बहुत ही जरूरी है कि हम एक बैलेंस बनाएं अपने कैरियर और गर्भ धारण के समय में, क्योंकि अब तो गाँव में शिक्षा फैल चुकी है, सारी शिक्षित हो रही है हमारी बहनें, तो बालिकाएं अब चाहती हैं हम भी शहर की तरह थोड़ा आगे बढ़े। लेकिन जहाँ तक गर्भ धारण करने की बात आती है तो जो एक क्राइटेरिया होता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए इतने से इतने उम्र तक का, तो उस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, क्योंकि इसका ये निष्कर्ष निकलेगा अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो माँ और बच्चा दोनों की सेहत पे ये प्रभाव पड़ेगा। अगर वो कमजोर हैं, अगर वो कुपोषित हैं, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा और बच्चे का भी उसके साथ साथ बिगड़ता जाएगा। गर्भ धारण करने से पहले बहनों का स्वस्थ होना चाहिए, है ना, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो ऐसे में खाने में उन्हें क्या लेना चाहिए? आपने बहुत ही सही प्रश्न किया है। आजकल हम अपने जब भोजन की बात करते हैं तो भोजन हमारा बहुत ही कुपोषित हो रहा है। हम कुपोषण का मतलब, एक चीज और बताना चाहूंगी, ये नहीं है कि हम कमजोर हैं तभी हम कुपोषित हैं। हम मोटे होने पे भी, हम फूले हुए होने पे भी हम कुपोषित होते। तो कुपोषण के ये 2 पहलू हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है, और इसको देखते हुए हमें एक संतुलित आहार की, हम जब भी बात करते हैं पोषण में तो हम संतुलित आहार की बात करते हैं। संतुलित आहार बेसिकली हम उसको 5 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें हमारे सीरियल्स आते हैं जो कि हमारा अनाज है, प्रोटीन्स आते हैं जो कि हमारी दालें हैं, दूध और दूध युक्त पदार्थों से जो भी मिलता है प्रोटीन वो हम उसमें रखते हैं। फिर हमारे सब्जियां और फल आते हैं जो कि हमारे विटामिन और खनिज लवण जो कि मिनरल्स हैं वो हमें प्रदान करते हैं। एक और बहुत अहम चीज है वो है वसा या फैट, हमारे आहार में जरूर होना चाहिए, और उसके साथ साथ पानी बहुत जरूरी है। गर्भ धारण के बाद जैसे 1-2 महीना बीता तो कभी कभी बहनों को पता ही नहीं चलता कि गर्भ धारण हो गया, तो ऐसे में बहनों को चेकअप कराने या टीकाकरण कराने का क्या करना चाहिए? बहुत जरूरी है कि हम नियमित तौर पे अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारे डॉक्टर्स हैं उनसे परामर्श लेते रहें। प्रेगनेंसी का 3 ट्राइमेस्टर्स हैं। एक ट्राइमेस्टर्स 3-3 महीने के होते हैं, तो हमें हर ट्राइमेस्टर पे अपने डॉक्टर से मिलते रहना है, उनसे जानकारी लेते रहना है। जो भी टीकाकरण है, जैसे कि थायराइड हो गया या शुगर हो गई, हाई बीपी है, आयरन हो गया, क्योंकि अनीमिया जो है बहुत ही बड़ी एक समस्या है। उसके साथ साथ कैल्शियम, थायराइड, ये सारे चेकअप भी होते हैं। बात एक और आती है सुनने में, जैसे 2-3 महीने बीता तो होता क्या, खुद ब खुद जो है गर्भपात हो जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है? गर्भपात के पीछे देखिए, एक तो कुपोषण बहुत बड़ा कारण होता है। हम शारीरिक रूप से इतने समर्थ नहीं हैं कि हम बच्चे को मतलब डिलीवर कर सकें। कम आयरन होना शरीर में, तो वो भी प्रीमेचर भी करता है, मरा हुआ बच्चा पैदा करता है। अभी जैसे बात आती है स्वस्थ मनोदशा की, तो आहार विहार आचार यानी घूमने फिरने के साथ साथ स्वस्थ मन या मन की मनोदशा बेहतर बनी रहे, तो इसके लिए हमारी बहनों को क्या करना चाहिए? बहुत जरूरी प्रश्न आपने पूछा। आजकल हम जहाँ वैसे देखते हैं
हैं तो हम सोचते हैं कि प्रेगनेंसी एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, एक सामाजिक है जिम्मेदारी और सबको ही आगे बढ़कर एक प्रेग्नेंट महिला की मदद करनी है। आहार भी तभी असर करता है जब हमारा माहौल खुशनुमा हो। हम देखें तो ये सारे से कारक हैं। प्रेगनेंसी होती है तो ये भी कहा जाता है पता नहीं लड़का होगा कि लड़की होगी। हाँ, प्रेगनेंसी में भी बहुत ध्यान देनी कि हमें कोई तनावपूर्ण स्थिति नहीं उत्पन्न करनी है। थोड़ा सा घूमना फिरना हो रहा है, व्यायाम हो रहा है, योगा आजकल हम देख रहे हैं, हमारा तो देश ही योगा का है। प्रेगनेंसी में भी योगा का बहुत अच्छा रोल है, तो हम उसको छोड़ना नहीं है। प्राणायाम हो गया, टहलना हो गया, बहुत जरूरी, अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है ये सब, क्योंकि उससे हमारा तनाव है, हमारे अच्छे हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन्स कहते हैं जब हम साइंटिफिकली बोलते हैं, तो ये हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं अगर हम योगा करते हैं। तो ये सारी चीजें ऑक्सीजन क्रिएट करती हैं, तो बहुत ही वो जरूरी है। एक बात और है ना कि अगर हम योगा करते हैं तो जो हमारा बच्चा जो पल रहा है हमारे गर्भ में, उस पर भी तो उसका असर पड़ता है। हमारी सारी मनोदशा का अभिमन्यु वाली बात आपको याद होगी। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने इसको लिया है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। बच्चा भी हम देखेंगे, अगर हम एक्टिव रहे हैं, हम अगर कार्यरत रहे हैं अच्छे से पूरे अपने प्रेगनेंसी के दौरान, तो जो हमारा आने वाला बच्चा होगा वो भी एक्टिव होगा। आजकल मोटापे की बहुत ज्यादा समस्या होती है, तो ये जैसे शुगर की जांच की इसीलिए बात जरूरी थी कि अगर माँ को डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो नवजात शिशु में भी हो सकती है। तो ये सब रोजमर्रा की बताएंगे, जो भी प्रेग्नेंट है महिला है उसको अगर हम बताएंगे, वो ध्यान रखें ये सब चीजें, तो वो चीज उनके नवजात शिशु में भी आएगी और उनकी कम टेंडेंसी होगी कि वो आगे भविष्य में इन बीमारियों से ग्रसित। आपने जो ये बात कही ना कि अगर स्वस्थ मन हो वाकई में और मनोदशा अच्छी हो, परिवार का सहयोग हो, तो जाहिर सी बात है बच्चा जो होगा कुल मिला स्वस्थ, समझदार, बुद्धिमान होगा। और बच्चों के पोषण के लिए जब कोई बात आती है तो क्या बच्चों के पोषण के लिए भी कोई सप्लीमेंट है? हाँ बिल्कुल, जो भी माताएं ले रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड की जैसे हमने बात की, फॉलिक एसिड बिफोर डिलीवरी डॉक्टर्स डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये मानसिक विकार होते हैं, इससे बचाता है। तो फॉलिक एसिड, फोलेट, ये खाने में भी हमारे जैसे बीन्स हो गई, संतरा हो गया, इन सब में होता है। पर जो प्रेग्नेंट महिला है उसको इसके अतिरिक्त की जरूरत है। इसके सप्लीमेंट्स आजकल डॉक्टर्स बताते हैं आयरन के और फॉलिक एसिड के, जो कि आपके प्रेग्नेंट महिला के साथ साथ उसके बच्चे के विकास के लिए भी बहुत जरूरी। जी, अभी तो बहुत सारी दवाइयां चलने लगी, बहुत सारी मेडिकल जांच होने लगे, लेकिन ये शुरू से ये प्रक्रिया है कि कभी जब गर्भवती होती है महिला 2-3 महीने बाद उसको उल्टी सी आने लगती है, लेकिन इसके लिए भी बहुत सारी दवाइयां लेने लगती हैं। उन दवाइयों का असर जो है गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो ऐसे में क्या उसे सामान्य प्रक्रिया मान के शांत हो जाना चाहिए या दवा लेना चाहिए? उसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है क्या? नहीं, देखिए घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये एक कॉमन समस्या है, आम समस्या है, और इसको हम निजात पा सकते हैं। जी, अक्सर ये होता है कि प्रेगनेंसी में लोग सोचते हैं, अरे महिला खुद भी सोचती हैं कि हम प्रेग्नेंट है तो बहुत ज्यादा उठते ही खाना शुरू कर देती हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें नियमित लेना है, जो भी लेना है, पर हम कम मात्रा में लेना है। और उससे क्या होगा, उपकाई नहीं आएगी। तो कोई खट्टे फल या कुछ हम ले सकते हैं, नींबू वगैरह पानी में, नींबू पानी के रूप में, या संतरा जो कि बहुत अच्छा माध्यम को लेके हम आगे अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं, ना कि हम बहुत भारी खाने के बजाय। तो उससे क्या होगा, ये मॉर्निंग सिकनेस जो होती है ये उनमें कम होगी और वो काबू पा सकती है समस्या से। और फिर भी अगर उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो, असहनीय हो, तब हम डॉक्टर की बिल्कुल सलाह लें। संतुलित आहार की बात आती है तो गर्भवती बहन की थाली में क्या क्या शामिल होना चाहिए? जैसे मैंने आपको आहार के कुछ ग्रुप्स की बात की, तो वो सारे हमें शामिल करने हैं। उसमें हमारे अनाज, जैसे आजकल एक चीज और हम ध्यान देते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की हमने जब बात की तो उनका जो भोजन है वो हमसे शहरी लोगों से काफी अच्छा है, तो उन्हें बहुत ज्यादा भागने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे खड़े अनाज होते हैं, श्री अन्न हम जिन्हें कहते हैं, आजकल उनको बढ़ावा देना, क्योंकि उनमें क्या है कि आयरन, कैल्शियम, ये सब तो है ही, फाइबर भी है। तो ये हमारे होल सीरियल्स यानी पूरी तरह से पूर्ण है हमारे ये अनाज, तो इन्हें इंक्लूड करना है हमें। इसके साथ साथ फल सब्जियां हो गई, जो भी हरी फल सब्जियां हैं, क्योंकि ये हमें आयरन और कैल्शियम में मदद करती हैं। दालें हो गई हमारी, जो भी है, जो मांसाहारी व्यक्ति हैं वो चिकन, फिश, अंडे ये सब ले सकते हैं, मछली, अंडे ये सब ले सकते हैं। बल्कि जो शाकाहारी हैं वो भी निराश ना हो, वो भी अपना बहुत अच्छे से दूध, शाकाहारी में भी बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं, बहुत चीजें हैं, बहुत सारे दुग्ध उत्पाद हैं, दूध हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीजें भी हमें प्रोटीन दिलाने में बहुत सहायक हैं। तो 55 ग्राम के जितना प्रोटीन प्रेगनेंसी में जरूरी है। उसके साथ साथ 10 ग्राम
हम एक्स्ट्रा जो हमारे हर ट्राइमेस्टर पे हम देखते हैं, तो वो सारी जरूरी है। तो ये सारी हम अगर लेते हैं इस तरह से, जो भी मूंगफली ले ली हमने, नट्स की जब से बात करी, फैट्स में हमारे तेल हो गए, तिल का तेल हो गया या सरसों का तेल, घी को भी पीछे नहीं रखेंगे क्योंकि घी भी जरूरी है। हाँ, इसके साथ साथ पानी, जैसे पानी का भी रोल बहुत अहम है, तो ये भी एक संतुलित थाली में इसके साथ हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जी, एक बात और है कि बहनों का बड़ा मन करता है कुछ खट्टा मीठा मिर्च सा खाने का, तो ये जो चटपटे जो इसकी बात आती है ना, स्वाद आता है मन में। जो बच्चा जो गर्भ में पल रहा होता है तो बहुत तीखा खा ली, बहुत खट्टा खा ली, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या ऐसा लेना चाहिए उनको? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा। ये खट्टा बहुत ज्यादा तो इतना नुकसान नहीं करता, क्योंकि विटामिन सी है वो तो ज्यादा भी हो हमारे शरीर से तो वो निष्कासित हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ज्यादा तीखा खाने से क्या होता है, गैस, इस सब की शिकायत होगी, तो फिर उससे क्या होगा कि माताएं खुद भी परेशान होंगी, महिलाएं खुद भी परेशान होंगी। तो इसलिए ज्यादा तीखा खाने से बचें, ज्यादा ऑयली जो कि फ्राइड से डीप फ्राइड हो गया, ये सारी चीजें खाने से बचें, लाइट और खाएं, तो वो ना तो एसिडिटी करेगा ना गैस की हमें समस्या होगी। एक प्रश्न हमारे दिमाग में गुजरा है कि समय से पहले शिशु का जो जन्म होता है, ऐसा होने के पीछे क्या कारण है? जैसे सतुआ सा बच्चा हो गया कहते हैं, तो बड़ा प्रीमेच्योर, जिससे बहुत ध्यान रखना पड़ता था, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? देखिए, वही घूम फिर के सारी बात आहार पर आ जाती है। आयरन की कमी जो होती है, कई बार सही तरह से जांच नहीं होती है, या कई बार महिलाएं खुद भी बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होती हैं आयरन की तरफ, तो उसकी कमी की वजह से ऐसे बच्चों का जन्म होता है। तो हमें हर अवस्था में प्रेगनेंसी की ध्यान देना है कि हमें आयरन और कैल्शियम जैसे जो तत्व हैं उनके ध्यान देना है। गर्म चीजें जो है, जैसे जो गर्भ धारण करती है, तो गर्म चीजें भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, आपने सही बताया। ये प्रतिबंधित कुछ भोजन उनको नहीं हमें लेना चाहिए, जैसे कि पपीता हो गया, अनानास हो गया, ये सारे ऐसे फल होते हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं जो कि मिसकैरेज या जल्दी डिलीवरी करने में वो समय से पहले और इनके दुष्प्रभाव पड़ते हैं बच्चों पर। तो हमें ऐसे भोजन पदार्थों से थोड़ा सा बच के। बच्चे के जन्म लेने के बाद कभी कभी माँ को ना दूध ही नहीं आता है, कुछ माँ को तो बहुत ज्यादा आता है और कुछ माँ को बिल्कुल नहीं आता है। तो ऐसे में विकल्प के तौर पे क्या किया जाए जिससे बच्चा पूर्णतः स्वस्थ रहे, माँ का दूध के रूप में कुछ पा सके? हमें ये ध्यान देना है कि गर्भवती महिलाएं जो है तनाव से दूर रहें, और उनके साथ साथ उनको एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ पे वो अपने बच्चे को अच्छे से स्तनपान करा सकें। उनकी जो मनोदशा है वो एकदम स्तनपान कराते वक्त एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, वो कुछ सोच नहीं रही हो, कोई चिंता नहीं करनी है उन्हें। जिस माँ को आता ही नहीं है दूध, उसके पीछे क्या रीजन है? कई बार महिलाएं यही सोचती रहती हैं हम नहीं करा पाएंगे, जबकि ये एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, नेचुरल है। हाँ जी, ये रिफ्लेक्सेस होते हैं शिशु के। जब बच्चा स्तनपान करता है तो महिलाओं में खुद से ही ये स्टिमुलस होता है हमारे मस्तिष्क में कि हमें बच्चे को स्तनपान कराना है, तो वो अपने आप ही रिलीज होता है। तो हमें बहुत ज्यादा उस पर चिंतित होने की जरूरत नहीं। और ऐसे कुछ इसके साथ साथ कुछ गैलेक्टोगॉग्स हम बोलते हैं जो दूध को निकालने में हमारे भोजन है, ऐसे कुछ जैसे कि अजवाइन हो गई, जैसे जीरा हो गया, ये सारे मसाले हमारे आमतौर पे गोंद के लड्डू हो गए, और सतावर, खास करके सतावर दूध बढ़ाने में सहायक होता है। तो पीपर हुआ, सतावर हुआ, सारी चीजों को मसाले को पीस करके दूध में खौला के दिया जाता था, उससे भी दूध आने लगता था। गर्भवती बहनों और उनके स्वास्थ्य के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो आहार है वो कंसेप्शन के पहले, प्रेग्नेंट होने के पहले से हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम जो नींव डाल रहे हैं आगे वही हमारा रिजल्ट होगा, वही हमारा निष्कर्ष होगा। इसलिए जरूरी है कि हम प्रेगनेंसी के पहले ही जो महिलाएं विचार कर रही हैं वो अपने आहार में संतुलन रखें। आजकल बहुत ज्यादा शुगर, जो कि मिठाई वगैरह या फिर बाहरी चीजों का बहुत ज्यादा, पैकेट फूड्स जिसको कहते हैं, उसका बहुत ज्यादा रोल बढ़ गया है, कोल्ड ड्रिंक्स का बढ़ गया है। तो हम इन सब चीजों से दूर रह के जो हमारे नेचुरल फूड्स हैं उसको लें, समय से लें और अपने अवस्था पे लें। जो भी हमारी, अगर हम प्रेग्नेंट नहीं है तो हम इस तरह से अपने शरीर को बनाएं कि हम आगे प्रेगनेंसी के जब दौर में जाएं तो हम अच्छे से उसको जांच भी जरूरी है, डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी। इस समय हमारे साथ डॉक्टर आदितिका अग्रवाल, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद पर आहार पोषण विशेषज्ञ के तौर पे कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में और उन्हें कैसे पोषण युक्त आहार लेना चाहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।